नमस्कार मित्रों, आज के व्याख्यान मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यासों के कथ्य भाग 5 में आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज के व्याख्यान में हम उनके उपन्यास फरिश्ते निकले के विषय में, उसके कथ्य के विषय में बात करते हुए मैत्रेयी जी ने अपने उपन्यासों में किस प्रकार के पात्रों की संरचना की है, अपने पात्रों के माध्यम से उन्होंने किस प्रकार के व्यक्तित्वों को उभारा है, कौन कौन सी समस्याओं को लिया है, इसके बारे में बात करेंगे। फरिश्ते निकले उपन्यास में मैत्रेयी जी ने अनमेल विवाह की समस्या को रेखांकित किया है। बिन्नू के बुआ की बिटिया 11 वर्षीय सल्वी का विवाह 45 वर्ष के युवक के साथ कर दिया जाता है। कारण, उस युवक के पास अपार धन था। शिव देवी और शकुंतला का विवाह भी अधेड़ धनवान व्यक्तियों से होता है। ये कोई नई बात नहीं थी। सामान्य रूप से भी निम्न परिवारों की लड़कियों का विवाह अधेड़, बड़ी उम्र के युवक तो नहीं कहना चाहिए, आदमियों के साथ इसलिए कर दिया जाता है कि ये बच्चियां गरीबी से निकलकर अच्छे घर में चली जाएंगी। ये सभी तथाकथित समाज के सम्मानित पुरुष अपनी पत्नियों को केवल एक देह मानते हैं और उनके साथ पशुवत व्यवहार करने लगते हैं। उपन्यास कई तरीके के प्रश्नों को अपने आप में उठाता है। क्या मनुष्यता का कोई अर्थ नहीं है? क्या अनादिकाल से चली आ रही नारी की स्थिति में कभी परिवर्तन नहीं होगा? क्या नारी सिर्फ देह है? इत्यादि। नायिका बेला अपने स्वाभिमान के लिए न केवल अपने परिवार से, समाज से भी लड़ाई करती है। गर्भावस्था में जोरावर सिंह तथा भारत सिंह के कुचेष्टाओं के परिणाम स्वरूप गर्भस्थ शिशु के नष्ट होने पर बेला क्रोध, अपमान और पीड़ा से भर उठती है। वह अपनी सखी के साथ मिलकर एक ऐसा विद्यालय प्रारंभ करती है जहां शनिवार रविवार को 3 घंटे तक पढ़ाई होती थी। ऐसी पीढ़ी तैयार करने की चेष्टा की जाती है जो बुराई को जीतकर अपना परचम लहरा सके। महाभारत के मिथकों लाक्षागृह कांड, द्रौपदी चीरहरण के माध्यम से लेखिका ने कहानी को विकसित किया है। भारत सिंह मंत्री के पास जब बेला को भेजता है तो खुद वे 5 भाई नशे में एक कमरे में छुपकर सो जाते हैं। बेला द्वारा कक्ष में आग लगाने से वे सभी उसी अग्नि में भस्म हो जाते हैं। कुछ विचारकों ने मैत्रेयी जी की आत्मकथा कस्तूरी कुंडल बसे को भी औपन्यासिक कृति स्वीकार किया है। अगर हम पात्रों की बात करें तो अपने उपन्यासों में मैत्रेयी जी ने विभिन्न वर्गों, जातियों और शिक्षा के क्षेत्र से उपन्यासों में पात्रों को चयनित किया है। उनके पात्र शिक्षित, अर्धशिक्षित दोनों प्रकार के हैं। चाक उपन्यास में हरी प्यारी, रेशम, शकुंतला, नारायणी, शारदा, गुलकंदी ये सभी जीवन संघर्ष से युक्त
नारी पात्राएं हैं। पुरुष पात्रों की अगर हम बात करें तो पुरुष प्रधान समाज में उन्हीं के द्वारा बनाए गए नियमों के बोझ तले स्त्रियों की इच्छाएं गहरे में कहीं दब जाती हैं और ऐसे में कुएं में कूदकर जान देने को आतुर रामदेई, फांसी का फंदा लगाकर झूलने वाली रुक्मणी और करबन नदी में समाधि में लीन होने वाली नारायणी इसी प्रकार की नायिकाएं हैं, जिन्होंने अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए अपने जीवन की आहुति तक दे दी। सारंग स्त्रियों का उद्धार करने के लिए प्रधान पद हेतु आवेदन करती है। समाज और परिवार में महिलाओं की स्थिति पर बात करते हुए रेशम की मौत पर सारंग रंजीत से कहती है, औरत के मरने पर गम ज्यादा देर नहीं मनाते, उम्र भर तो कौन मनाए। इस बेईमान जमाने में तुम न्याय की बात को लेकर ऊंची आवाज कर सकते हो। रंजीत, यह समझ लो, रेशम नहीं सारंग मरी है। इदनमम की मंदाकिनी एक संघर्षशील और आधुनिक महिला है जो समाज सेविका बनकर गांव की सेवा करना चाहती है। गांव को समृद्ध बनाने के लिए आधुनिक मशीन और ट्रैक्टर खरीदकर गांव की दरिद्रता दूर करने का प्रयास करती है। उपन्यास की तीनों पीढ़ियां बहू, प्रेम और मंदा भारत के आधुनिक परिवेश में हमें यत्र तत्र दिखाई दे जाती हैं। बहू आदर्श नारी है, विधवा होने पर भी पूरी जिंदगी मर्यादा के साथ पुरुष सत्तात्मक नियमों को मानते हुए गुजार देती है। प्रेम मंदाकिनी की माँ है और बहू की विधवा बहू। वे पर पुरुष के साथ भागकर शादी करती है और मंदाकिनी मकरंद की प्रेमिका मकरंद के साथ शादी नहीं होने पर आजीवन समाज की सेवा करती है। मंदाकिनी, शकुना और कुसुमा आदि स्त्रियां पितृसत्ता को पक्षपात समझती हैं। मंदा एवं कुसुमा के बीच संवाद से ये बात और स्पष्ट रूप से सामने उभर कर आ जाती है। भाभी, ये रीति रिवाज तो उन्होंने ही बनाए हैं जिनने ये किताबें लिखी हैं, जिनके ऊपर ये किताबें लिखी गई हैं। गलत बनाई है मंदा, एकदम पक्षपात से रची हैं। ये कौन लोग हैं जो नियम बना रहे हैं, कायदे बना रहे हैं? सारी की सारी किताबें, सारे के सारे ग्रंथ केवल स्त्रियों को, नारियों को दबाने के लिए ही क्यों लिखे गए हैं? क्योंकि परंपराओं का जो पूरा का पूरा बोझ है, परंपरा का, मर्यादा का, रीति रिवाजों का, वो हमने नारी के कंधों पर डाल दिया है। पुरुष किसी भी रीति रिवाज को, किसी भी परंपरा को, किसी भी मर्यादा को ना मानने के लिए स्वतंत्र है। चाक उपन्यास की सारंग हो या इदनमम की रज्जो और ऋतु, सभी अपने अपने स्तर पर समाज द्वारा घिसी पिटी रीति रिवाजों का विरोध करती हैं। विजन में बहू, प्रेम और मंदा तीनों संघर्ष करती हैं। पति के साथ मरने पर प्रेमा रतन यादव के साथ भागकर विवाह कर लेती है। बहू अपने पुत्र की वंशज मंदा को संरक्षण देती है। मंदा को ऐसा लगता है कि बहू चाहती हैं कि प्रेमा भी उनकी तरह
स्त्री के लिए बनाए गए सामाजिक जो नियम है, निषेध हैं, उनको स्वीकार कर ले, किंतु वो ऐसा नहीं करती। विचित्र बात तो ये है कि एक वैधव्य की असहनीय पीड़ा को झेलती स्त्री को समाज भिक्षुणी, सती, वैश्यावृत्ति करते हुए तो देखना चाहता है, किंतु उसका पुनर्विवाह होते देख खुश नहीं हो पाता। डॉक्टर रोहिणी अग्रवाल ने इस संदर्भ में अपना मत रखते हुए लिखा है कि मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यासों में स्त्री जीवन से संबंधित तमाम सवालों को उठाया गया है। स्व की पहचान और अस्मिता के संघर्ष से पैदा हुए सवाल मुखरता से उठाए हैं। कहीं घूंघट के भीतर ही स्व की लड़ाई में निकली मैत्रेयी पुष्पा की सारंग है, तो कहीं अस्तित्व के लिए होम होती अल्मा है। मैत्रेयी पुष्पा व्यक्ति और नारी स्वतंत्रता की बात करती हैं। वे नारी के अधूरे स्वप्नों की, इच्छाओं की, थोपे गए नियमों कायदों की, पारिवारिक, मानसिक, शारीरिक संघर्षों से उत्पन्न डर को व्याख्यायित करने का अपने उपन्यासों में भरसक प्रयास करती हैं। वे उन मार्गों का अन्वेषण करना चाहती हैं जहाँ से वह द्वंद्व मुक्त होकर अपने जीवन को अपनी इच्छा अनुसार जी सके। उनके कथानकों के केंद्र में वह नारी है जो अपनी इच्छाओं को, अपनी आकांक्षाओं को ना केवल जानती है, उसे पूरा करने के लिए संघर्ष भी करती है। गोमा हंसती है कि गोमा, इदन मम की मंदा, चाक उपन्यास की सारंग, झूला नट कहानी उपन्यास की सीलो, ये सभी की सभी नायिकाएं परंपराओं का विरोध करती हैं। कौन सी परंपराएं? ये वो परंपराएं हैं जो नारी के जीवन में रुकावटें पैदा करती हैं, उसके विकास में अवरोध उत्पन्न करती हैं। ये सभी नायिकाएं उन परंपराओं का विरोध डट कर करती हैं। ये सभी पुरुष की भोग्या बनना अस्वीकार कर देती हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत नारी जीवन में भी परिवर्तन आया। शिक्षा के कारण आर्थिक रूप से अब वो सबल होने लगी थी, अपने अधिकारों के प्रति सचेत थी, अपनी इच्छाओं के प्रति जागरूक थी। उसने ये समझा कि वह केवल पुरुष की इच्छाओं को पूरा करने का साधन मात्र नहीं है, वो साध्य है। वह अपनी देह के प्रति भी सचेत हुई। शिक्षा द्वारा नारी ने अपनी अस्मिता को तलाशना शुरू किया। पति की मृत्यु के बाद वो सती नहीं होना चाहती थी। वो जीविकोपार्जन करके अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करना चाहती है। पुरुष ने सभी नियम अपनी सुविधाओं के अनुसार गढ़े, जिसमें नारी कहीं पर भी फिट नहीं हो रही थी। उसका काम केवल उन नियमों को बिना सोचे समझे, बिना अपने विवेक का सहारा लिए केवल फॉलो करना था, केवल उनका अनुगमन करना था। अगर वह मीरा, जो इदन मम की उपन्यास की नायिका हैं, की भांति सलवार कमीज पहनकर शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाती है, तो भी उसे निर्लज्ज की उपाधि दे दी जाती है। और अगर वो घर की चार दीवारी के अंदर ही बैठे रहना स्वीकार कर लेती है, तो ये कहा जाता है कि तुम्हारे शिक्षित होने का फायदा ही क्या है, जब तुम बाहर निकलकर चार पैसे कमा कर नहीं ला सकती। कहने का अर्थ ये है
कि चट भी मेरी और पट भी मेरी। तुम घर में रहो या बाहर जाओ, तुम प्रताड़ित होगी ही होगी। शिक्षित नारी ने घर से बाहर निकलना शुरू किया, धन का अर्जन शुरू किया, किंतु उसे घर के कामों से मुक्ति नहीं मिली। घर और बाहर दोनों स्थानों पर उसका निरंतर शोषण होने लगा। आज नारी किसी भी प्रकार के दम घोटू संबंध को आजीवन ढोते रहने में विश्वास नहीं करती है। वह अपने जीवन की तुलना में संबंध से ही मुक्त हो जाना अधिक श्रेयस्कर समझती है। उसे कहीं ना कहीं ये लगता है कि यदि कोई संबंध समझौते से चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। अगर किसी संबंध में हर समय की चिक चिक हो, हर समय की प्रताड़ना हो, हर समय लांछित किया जा रहा हो, तो इससे बेहतर है कि उस संबंध को वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाया जाए। यह आवश्यक भी है कि वह अपनी अन्य भूमिकाओं, माँ, बहन, प्रेमिका, बेटी, पत्नी, इन सब के साथ साथ अपने स्वयं के लिए भी उसकी क्या भूमिका होनी चाहिए, इसे निर्धारित करें। पति द्वारा अकारण पत्नी पर किया जाने वाला अत्याचार उसे भी एक दिन निष्ठुर बना देता है। स्त्री तब परंपरागत नैतिक मूल्यों का विरोध करने लगती है। लेखिका ने विशेष परिस्थितियों में अपनी नायिकाओं द्वारा ऐसे संबंधों का परित्याग दिखाया है। यहाँ इस बात को रेखांकित करना आवश्यक है कि ये परित्याग की जो स्थिति है, संबंध विच्छेद की जो स्थिति है, ये विशेष परिस्थितियों में ही होनी चाहिए। अन्यतः स्त्री और पुरुष, पति और पत्नी दोनों को ही इस बात की इच्छा होनी चाहिए, कामना होनी चाहिए कि वो संबंधों का निर्वाह करें। चाक उपन्यास में कई घटनाओं, समस्याओं को लेखिका ने उद्घाटित किया है, जिनसे ये स्पष्ट हो जाता है कि समाज सिर्फ नारी को ही दंडित करना चाहता है। रंजीत के पिता संदेह के कारण पत्नी की हत्या करवा देते हैं। विसुनदेवा और गुलबंदी एक दूसरे से प्रेम करते हैं। श्रीधर उनको भागने में सहायता करता है, किंतु जब वो वापस लौटते हैं तो उनके स्वजन उनके निवास को जला देते हैं, जिससे उन दोनों की मृत्यु हो जाती है। विधवा रेशमा और पाचन्ना, इन दोनों के माध्यम से ये रेखांकित किया गया है कि समाज विधवा के प्रेम को स्वीकार नहीं करता। पुरुष के कुकृत्यों की सजा भी स्त्री को ही कहीं ना कहीं दी जाती है। विधवा पंचाना बीबी मेहताब से प्रेम करने की भूल कर बैठती हैं। जब यह बात उनके पिता को पता चलती है तो वे मेहताब को तो कुछ नहीं कहते, परंतु नथिया को बुलाकर बेटी को मर्मांतक पीड़ा पहुंचवाते हैं। ये एक ऐसा समाज हमारे सामने उपस्थित किया गया है जहां पर जन्म से लेकर मृत्यु तक नारी, चाहे वो बेटी रूप में हो, पत्नी रूप में हो, भगनी रूप में हो, उसे प्रताड़ित ही किया जाता है। और तो और विधवा होने पर ये अपेक्षा की जाती है कि वो स्त्री अपने स्वर्गीय पति की चिता पर सती हो। मैत्री जी के अनुसार नारी की अपनी कोई भी जाति नहीं होती, कोई भी धर्म नहीं होता, तो इच्छा की तो बात ही छोड़ दीजिए। वे जिस पुरुष के साथ विवाह बंधन में बंधती है, उसी के अनुसार उसकी पहचान
बनती चली जाती है। लेखिका के अनुसार विवाह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार है, किंतु इसका ये अर्थ कदापि नहीं लिया जा सकता कि नारी अपने अस्तित्व को, व्यक्तित्व को, अपने आप को भूल जाए और पूर्णतः अपने आप को दूसरे में विलीन कर दे। लेखिका के उपन्यासों की नायिकाएं स्वतंत्र हैं, उन्मुक्त हैं, आक्रामक हैं और स्नेह वात्सल्य से परिपूर्ण हैं। वो सामान्य नारियां हैं जिनमें प्रेम, त्याग, सेवा की भावना है, तो उनके अंदर नैसर्गिक इच्छाएं भी हैं जिनका वो शमन करना चाहती हैं। मैत्री जी के अनुसार विवाह नाम की संस्था सामंजस्य चाहती है, जो दोनों ओर से एक दूसरे की इच्छा, गरिमा और दुख की हमदर्दियों से चलती है। लेखिका के अनुसार विवाह केवल नारी के कंधों पर रखकर अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सकता। यदि अपेक्षा की जाती है कि हमेशा नारी ही समझौता करे, नारी ही झुके, तो ऐसा कम से कम आज वर्तमान संदर्भों में तो संभव नहीं है। अगर हमें विवाह को उसके गंतव्य तक पहुंचाना है, उसे सफल बनाना है, तो इस नारी के साथ साथ पुरुष को भी अपनी भागीदारी निभानी पड़ेगी। अनमेल विवाह का उन्मूलन होना भी बहुत आवश्यक है। एक आयु विशेष से बड़े पति के प्रति स्त्री सम्मान की भावना तो रख सकती है, किंतु उससे वो प्रेम करे, ये कई बार संभव नहीं हो सकता। समाज में कई ऐसे संबंध स्वेच्छा से हमें बने हुए दिखाई देते हैं, किंतु अगर हम ध्यान से देखें तो उनकी पृष्ठभूमि में कहीं ना कहीं हमें प्रतिष्ठा, पद या धन की स्थिति दिखाई देती है। अन्यथा सामान्य रूप से दोनों की वय में थोड़ी बहुत समानता का होना जरूरी है। परंपराओं से तो ये माना जाता है कि पुरुष का स्त्री से 3-4 साल बड़े होना जरूरी है और इससे ज़्यादा बड़ा होने पर वो पुरुष में पिता की छवि को ढूंढने लगती है। अलमा कबूतरी, कही ईसुरी फाग, बेतवा बहती रही, अगन पाखी, इन उपन्यासों में इस अनमेल विवाह की स्थिति को एक समस्या के रूप में लेखिका ने अंकित किया है। बेतवा बहती रही उपन्यास की मीरा मां की मृत्यु के बाद अपनी उम्र की सखी उर्वशी से पिता द्वारा किए विवाह पर सोचने के लिए विवश हो जाती है। वो सोचती क्या विवाह है, जिस मित्र ने, जिस सखी ने हमेशा मेरे पिता को मेरे पिता के रूप में देखा, आज वो उसे पति के रूप में कैसे स्वीकार कर पाएगी। उसे ये अपना या उर्वशी का नहीं, अपितु हर उस औरत का अपमान लगता है जिसे इस परिस्थितियों में ढलने के लिए विवश कर दिया जाता है। हमारा समाज विधवा के पुनर्विवाह का समर्थन बहुत मुश्किल से देता है। इसके विपरीत अगर हम देखें तो पत्नी की मृत्यु के तीसरे दिन ही पुरुष के लिए वैवाहिक प्रस्ताव आने शुरू हो जाते हैं। विधवा पुनर्विवाह की इच्छा ही ना रखे, इसलिए शायद सती प्रथा को महिमा मंडित किया गया था। इससे उनके देहावसान के बाद विवाह का प्रश्न ही समाप्त हो जाता है। बाल विधवा के जीवन की विडंबनाएं अगर हम देखें तो वो और भी विभत्स है। जिस उम्र में
बच्ची को विवाह का अर्थ केवल अच्छे कपड़े पहनना, खाना, जेवर आदि पहनना, घूमना यही समझ आता है, उस पर वैधव्य का असहनीय दुख आ जाता है। मस्तक पर सुसज्जित तिलक का ना होना उसके लिए एक ऐसा अपराध बन जाता है जिसकी सजा उसे ताउम्र भुगतनी पड़ती है। वैधव्य स्त्री के हंसने, बोलने, सजने, संवरने सब पर प्रतिबंध लगा देता है। उससे सोचने समझने की शक्ति या अधिकार भी छीन लिए जाते हैं। परंपराओं के नाम पर उस पर विभिन्न प्रकार के अत्याचार किए जाते हैं। लेखिका ने लिखा है, चूड़ी तोड़ने को कहा तो चुपचाप दोनों हाथ आगे कर दिए। कांच की चूड़ियां छन छन टूटती रहीं। पांव की उंगलियों पर किसी का हाथ गया। बिछिया उतारते ही दहाड़ मारकर रो उठी। ये ऐसा चित्र लेखिका ने हमारे सामने उपस्थित कर दिया है कि एक हृदय वाला पाठक इसको पढ़कर कहीं ना कहीं रो पड़ता है। उस बच्ची का चित्र अपने सामने उपस्थित हो जाता है जिसे विवाह का अर्थ ही ना पता हो और उसकी चूड़ियाँ, बिछिया, कंगन सब उतार लिए जाएं। शिक्षा के कारण आर्थिक रूप से सबल हुई नारी अपने अधिकारों और इच्छाओं के प्रति जागरूक हुई। उसने समझा कि वो केवल पुरुष की अनुगामिनी नहीं, सहगामिनी भी है और इसलिए उसने अपने आप को शिक्षित करके इस योग्य बनाया कि वो पुरुष के साथ कंधा मिलाकर इस जीवन पथ पर आगे बढ़ सके। अपने अगले वक्तव्य में हम मैत्री पुष्पा की कहानियों में, उपन्यासों में किस प्रकार से परिवार अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, किस प्रकार से परिवार और परिवार में रहने वाले लोग आपस में कैसा संबंध रखें कि परिवार परिवार लगे, घर घर लगे, और उन्होंने अपने उपन्यासों में किस प्रकार के शिल्प को लिया है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए।